ओके गाइस, तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फाइब्रॉइड है। ओके, फाइब्रॉइड। तो जनरली फाइब्रॉइड जो है वो एक मोनोक्लोनल टाइप का ट्यूमर है। ओके, सो मोनोक्लोनल ट्यूमर का मीन क्या है? तो मोनोक्लोनल ट्यूमर का मीन ये है कि इसमें क्या होता है कि एक ही तरह के मसल जो हैं वो अपने जैसे बहुत सारे मसल फाइबर को डेवलप कर लेते हैं। ओके, तो वो फिर टर्म आता है मोनोक्लोनल ट्यूमर का। ओके, सो फाइब्रॉइड के अंदर क्या है कि फाइब्रॉइड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के मसल बहुत सारे मसल फाइबर को जो है वो डेवलप कर देते हैं। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ मोनोक्लोनल ट्यूमर। ओके, और ये जो फाइब्रॉइड होता है वो हमेशा इंट्राम्यूरल जो एरिया होता है वहां से जो है स्टार्ट होता है। ओके, सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्राम्यूरल वॉल्स ऑफ स्मूथ मसल। ओके, सो जनरली इसका मीन ये हुआ कि जो यूट्रस है, यूट्रस में जो मसल है मायोमेट्रियम, ये सर्विक्स है, ये यूट्रस की बॉडी है। तो जनरली जो मायोमेट्रियम है और मायोमेट्रियम में इंट्राम्यूरल एरिया जो है ये है। ओके, तो ये सारा एरिया वैसे तो इंट्राम्यूरल है, तो इंट्राम्यूरल एरिया से जो है वो ओरिजिनेट करता है कोई भी जो है वो फाइब्रॉइड जो है वो, तो यहाँ से जो है उसने ओरिजिनेट किया। ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंट्राम्यूरल एरिया। ओके, नाउ 30% ऑफ ऑल ह्यूमंस जो होती हैं वो फाइब्राइड को जो है वो कंटेन करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, उनको पता भी नहीं होता है कि बॉडी में फाइब्राइड है और ऐसा उसका कोई जो है वो सिम्टम्स या कोई दिक्कत भी नहीं आती। ओके, सो फाइब्राइड जो है अप टू 30% जो वुमेन्स हैं उनमें जो है ये मतलब प्रेजेंट होता है, ये देखा गया है कि उनमें प्रेजेंट है। ओके, नाउ जो फाइब्राइड यूट्रस है ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है हिस्टेक्टोमी का, यानी कि जो फाइब्राइड ऑफ यूट्रस है वो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है हिस्टेक्टोमी का। हिस्टेक्टोमी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? फाइब्राइड यूट्रस है। ओके, नाउ अब होता क्या है कि यूट्रस के अंदर जो है जो यूट्रस का जो इंट्राम्यूरल जो एरिया है वहां पर जो है फाइब्रॉइड आकर बैठ गया या बन गया वहां से, या बनना शुरू हुआ। तो जनरली जो यूट्रस के जो मसल है या यूट्रस है उसको जो है एज ए फॉरेन बॉडी की तरह से जो है वो ट्रीट करती है। ओके, तो वो फॉरेन बॉडी की तरह से ट्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आके जो है फाइब्रॉइड जो है वो आ गया है, तो जब यूट्राइन मसल है वो क्या करती है? उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है, ओके, ये सर्विक्स, तो जो यूट्राइन मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जो फाइब्रॉइड है डिसलोकेट हो सकता है, ये जो है वो कैविटी के अंदर भी आ सकता है और ये जो है पीछे भी जा सकता है। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो कैविटी के अंदर आ जाए, यानी कि अगर वो इनसाइड आ जाए तो वो होएगा सब म्यूकोसल टाइप ऑफ फाइब्रॉइड, यानी कि अगर वो कैविटी के अंदर आ जाए तो सब म्यूकोसल टाइप होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में अगर वो जो है पेरिफेरी पे, यानी कि या फिर हम कह सकें कि आउटसाइड अगर वो जा रहा है तो वो जो है सब सेरोसल टाइप का होगा। ओके, सो जो यूट्रस है उसने यूट्रस रिकॉग्नाइज फाइब्रॉइड को जो है एक फॉरेन बॉडी की तरह से जो है एज अ फॉरेन बॉडी, उसने जो है जो फाइब्रॉइड को जो है एज अ फॉरेन बॉडी की तरह से जो है उसने रिकॉग्नाइज किया। उसके नतीजे में यूट्रस स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस ने जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, और जब यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया तो फाइब्रॉइड जो है वो फाइब्रॉइड शिफ्ट हुआ। कहाँ शिफ्ट होगा? तो मेनली हमने जो है इसको दो प्रोस्पेक्टिव में समझा। अगर जो है वो आउटसाइड शिफ्ट हुआ और अगर जो है वो इनसाइड शिफ्ट हुआ। सो अगर जो है वो आउटसाइड शिफ्ट हुआ तो उसको हमने कहा सब सेरोसल, और अगर वो इनसाइड शिफ्ट हुआ तो उसको हमने कहा सब म्यूकोसल। ओके, सो यूट्रस जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर वो जो है इनसाइड आ गया तो वो हो जाएगा सब म्यूकोसल, और अगर वो बाहर की तरफ चला गया तो वो हो जाएगा सब सेरोसल। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की। सो इटियोलॉजी, ओके, सो जनरली 30% ऑफ वुमेन के अंदर देखा गया है कि उनके अंदर जो है पहले से ही जो है वो, या पहले से नहीं मतलब डेवलप हो गया है 30% ऑफ वुमेन में जो है ये देखा गया है। उसके अलावा जो है ये देखा गया है कि जिन फीमेल की जो एज है वो 50 ईयर से ज़्यादा है तो उसके अंदर भी जो है वो पॉसिबिलिटी देखी गई 80% तक। ओके, नाउ
कुछ जेनेटिक लेवल पर जो है कुछ एनॉमली हुई, जिसकी वजह से जो है वो देखा गया है कि ऐसी जो पर्सन है उनके अंदर जो है, या ऐसी फीमेल है उनके अंदर जो है वो फाइब्रॉइड देखा गया। सो एसोसिएटेड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो जनरली देखा गया है कि अगर क्रोमोसोमल 12 to 14 ट्रांसलोकेशन अगर मिल रहा है, या फिर क्रोमोसोमल 12 का क्रोमोसोम 12 का जो है वो ट्राइसोमी हो रही है, या फिर क्रोमोसोमल 7 की जो है अगर डिलीट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर देखा गया है कि उसमें जो है फाइब्रॉइड्स के फीचर जो है आ रहे हैं, या फाइब्रॉइड जो है डेवलप हो रहा है। ओके नाउ अब उसके बाद में और क्या देखा गया है कि जो ओबेस या ओबेसिटी जो है फीमेल में है, तो उसमें जो है थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहता है। नल्लीपेरस वुमेन में जो है इसका चांसेस रहता है। ओके, उसके अलावा जिन फीमेल का जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो ज़्यादा है, तो उसमें भी जो है वो चांसेस रहते हैं कि वो फाइब्रॉइड उनमें पॉसिबल हो। उसके अलावा जो रेड मीट ईटर हैं, देखा गया है कि उनमें जो है इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि वो फाइब्रॉइड को जो है वो कॉज कर सकें। उनमें जो पहला है वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर GF के नाम से मैंने इसको जो है कर दिया है। उसके अलावा जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो मेनली जो है कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या कहते हैं इसको, फाइब्रॉइड को जो है वो डेवलप करने में। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। ओके, क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर, सो जनरली क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट लेकर आ सकता है। तो क्या क्या वो सिम्टम्स हो सकते हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो पेन के बारे में जो है वो है। तो जनरली पेन क्या होता है कि फाइब्रॉइड जो है वो इंट्राम्यूरल स्पेस के अंदर है, और जो है वो यूट्राइन जो है वो यूट्रस कोशिश करेगा कॉन्ट्रैक्शन का। ओके, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के कह सकते हैं रिजल्ट में जो है वो पेन फील हो सकता है। ओके, तो जनरली ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ओके, उसके अलावा कंप्रेशन के रिजल्ट में जो है पेन हो सकता है। कॉम्पैक्शन, दबाव पड़ सकता है, उसके नतीजे में जो है वो पेन हो सकता है। फिर डिजनरेशन, अगर हम डिजनरेशन की बात करें तो डिजनरेशन के अंदर जनरली होता है कि जो फाइब्रॉइड होता है उसके जो मसल होते हैं वो डिजनरेट करते हैं। ओके, सो उस डिजनरेशन की वजह से पेन हो सकता है। अभी जो डिजनरेशन है मेनली जो है वो 3 से 4 टाइप का होता है। तो इसमें जो है कुछ डिजनरेशन होते हैं जैसे यालिन डिजनरेशन, ओके, उसके अलावा रेड डिजनरेशन, ओके, उसके अलावा जो है लिपॉइड डिजनरेशन, ओके, उसके अलावा कैल्सिफिक डिजनरेशन, एंड लास्टली सार्कोमेटस डिजनरेशन। सो इनमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो है वो है यालिन डिजनरेशन। तो यह है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजनरेशन। ओके, अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की स्टेट में, तो प्रेगनेंसी की स्टेट में जो मोस्ट कॉमन डिजनरेशन है वो जो है मोस्ट कॉमन डिजनरेशन है इन प्रेगनेंसी। ओके, उसके अलावा जो कैल्सिफिक डिजनरेशन है इसको वॉर्म स्टोन भी कहते हैं, वॉर्म स्टोन, क्योंकि ये जो है अपीयरेंस करता है और फीचर में भी जो है अगर इसको हम निकाल कर प्लेट के ऊपर इसको डालें तो वो एकदम स्टोनी आवाज आती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉर्म स्टोन। जो सार्कोमेटस है ये रेयर है, कैंसरस होता है क्योंकि ये रेयर है, और इसका अगर देखें तो 0.5% जो है इसका करेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है। सो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, यालिन डिजनरेशन है जो कि मोस्ट कॉमन है। प्रेगनेंसी की स्टेट के अंदर जो है रेड डिजनरेशन जो है वो मोस्ट कॉमन है। ओके, और कैल्सिफिक को जो है वॉर्म स्टोन कहते हैं। ओके, सो हमने क्लिनिकल फीचर के अंदर पेन को डिस्कस कर दिया है, अब हम ब्लीडिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो सेकंड सिम्टम या फीचर हो सकता है वो हो सकता है ब्लीडिंग। जनरली ब्लीडिंग जो है वो किस वजह से हो रही है, क्या रीज़न हो रहा है इसका। तो जनरली जो होता है वो एंडोमेट्रियल का सरफेस बढ़ जाता है क्योंकि फाइब्रॉइड वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर कोई जो है हम यूट्रस और फाइब्रॉइड को एक
फॉर एग्जांपल ये जो है कोई यूट्रस है और यहाँ पर जो है फाइब्रॉइड इस जगह पर है। ओके, तो जनरली क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहती है और एंडोमेट्रियम का जो प्रोलिफरेशन वो सब रहता है, तो क्या होता है कि वो इस जगह पर तो होगा अपना जहाँ पे फाइब्रॉइड नहीं है, लेकिन उस जगह पर भी होगा जहाँ पर फाइब्रॉइड जो है वो प्रेजेंट है। तो समवॉट इसने क्या करा, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। तो जब सरफेस एरिया बढ़ा, कंटेंट बढ़ा, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा कि ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो उसका क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम का सरफेस ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो जो है जो भी फाइब्रॉइड है उसके चारों तरफ लगेगा, या जहाँ जहाँ जो एक्सपोज उसका एरिया है उसके ऊपर जो है लाइनिंग होगी, और जो कंटेंट है जो भी है प्रोलिफरेशन होगा एंडोमेट्रियम का उस पर्टिकुलर जगह पर भी होगा। क्योंकि यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये सरफेस तो एक्सपोज है फाइब्रॉइड के, लेकिन जो ये वाला सरफेस है जो कि एक्सपोज हो रहा है वो वहाँ पर जो है प्रोलिफरेशन वाला मामला रहेगा। सो एंडोमेट्रियम का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, एंडोमेट्रियम सरफेस जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। सेकंड चीज़ ये कि जब भी जो है वो ब्लीडिंग होती है, या जब भी जो है फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, ओके, ये सर्विक्स है, तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के नतीजे में क्या होता है कि ये सर्विक्स जो है जाहिर सी बात है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो सर्विक्स का जो मुंह है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर फाइब्रॉइड है और फाइब्रॉइड होने की वजह से जो है ये मुंह बंद नहीं हो पा रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है इस एरिया के अंदर जो है फाइब्रॉइड था, और इस फाइब्रॉइड ने क्या करा, उसको कांटेक्ट नहीं करने दिया, तो ये सर्विक्स का जो मुंह है वो खुला का खुला रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ये ब्लीडिंग जो इसके अंदर जो हो रही है, तो वो जो है मुंह खुला रहने की वजह से सर्विक्स का वो सारा जो है वो बाहर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉर्मल कंडीशन होती है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्लोज हो जाता है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब है पुअर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो अगर पुअर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है तो उसकी वजह से भी जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ओके, तीसरी चीज़ है कि अगर उस एरिया पर जो है लोकली प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए, एक्यूमुलेट ज़्यादा होने लगे, क्योंकि फाइब्रॉइड की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो आ जाते हैं, और आने के बाद में क्या करते हैं कि वहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो वैसोडाइलेशन कर देते हैं, और उस वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन ने जहाँ पर फाइब्रॉइड था वहाँ पर आए, वहाँ पर आने के बाद में लोकली जो है वो स्प्रेड हो गए, और उन्होंने जो है वहाँ पर जो है वैसोडाइलेशन करवा दिया, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। ओके, सो ब्लीडिंग का हमने पढ़ लिया। उसके बाद में कुछ बोवल और ब्लैडर रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं, बोवल एंड ब्लैडर रिलेटेड सिम्टम। जनरली होता क्या है कि मेनली ये पोस्टीरियर जो सर्वाइकल जो फाइब्रॉइड होते हैं उसके अंदर जो है ये देखा जाता है। डायग्राम से, रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जो है सजाइटल सेक्शन में हम बात करेंगे। ओके, तो सजाइटल सेक्शन में बात करेंगे, और यहाँ पे कहीं जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, और ये जो है फिर प्यूबिक वाला एरिया है। तो जनरली होता क्या है कि अगर कोई फाइब्रॉइड ऐसा है जो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब इसने जो है यहाँ पर जो है इसने अपना साइज बढ़ाया। साइज बढ़ाने के बाद में क्या किया, जब ये ग्रो हो गया तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। जो ग्रो हुआ, ग्रो होने की वजह से अभी जो सर्विक्स इस तरह से है, जो यूट्रस और इस तरह से है, और सर्विक्स ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ये पुश करेगा, पीछे की तरफ है ना, पुश करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा जो है वो टिल्टिंग हो जाएगी, और टिल्टिंग होने के नतीजे में क्या होगा कि ये जो है ब्लैडर की नेक पर जो है कंप्रेशन कर देगा। जो ये इस तरह से था अभी वो इस तरह से हो जाएगा, और इधर जो है वो ब्लैडर है, तो ब्लैडर पर आकर जो है वो कंप्रेस करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बार बार जो है वो यूरिन जैसा आने को फील होगा, और रिटेंशन भी हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये जो है कंडीशन जो है इस तरह से था, और ये जो है फिर इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ब्लैडर था, ब्लैडर को जो है टच कर देगा, तो उसकी वजह से उसके नतीजे में क्या होगा कि यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, और साथ साथ में जो है यूरिन रिटेंशन हो जाएगा और यूरिनरी डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। ब्लैडर पे भी फील होएगा कि जैसे मतलब कुछ फुल सा लग रहा है, यूरिनरी डिस्कम्फर्ट। ओके, सो ये कुछ सिम्टम है जो कि वो बोवल एंड ब्लैडर से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि फाइब्रॉइड को जो है किस तरह से जो है क्लासीफाई किया गया है। ओके, और इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा फंडा है कि हम इंट्राम्यूरल स्पेस पर देखते हैं, बाहर वाली कैविटी पे देखते हैं, और उसके हिसाब से जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं। तो इसके लिए हमने डायग्राम जो पहले से बना के रख रखा है। ओके, सो जो डायग्राम है इसके अंदर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से है। जो ये वाला एरिया है, ये वाला, तो ये जो है इंट्राम्यूरल एरिया है। ओके, एंडोमेट्रियम उसका मायोमेट्रियम का इंट्राम्यूरल एरिया है। ओके, अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पोर्शन जो है वो कैविटी के अंदर की तरफ है, ये फाइब्रॉइड है सारे, तो जो फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर की तरफ है तो उसको उस हिसाब से नाम दिया गया है। या अगर वो जो है कैविटी के जो ये यूट्राइन कैविटी की तरफ नहीं है, अगर वो इंट्राम्यूरल एरिया के अंदर है तो उसको जो है अलग नाम दिया गया है। ओके, सो इसके बेसिस पर हमने जो है वो क्लासिफिकेशन करा है फाइब्रॉइड का। ओके, सो अगर हम थोड़ा इसको जूम इन करें
ओके। तो इसके अंदर देखिए इसमें 0 से लेके जो है अप टू 6 7 तक के जो है इसमें मार्किंग है। ओके। तो जो अगर हम 0 से बात करें, 0 वाला कहाँ ये रहा, तो 0 के अंदर हम देखें तो पेडिकुलेटेड है, तने के हिसाब से है, ठीक है, और ये जो है कैविटी के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि 0 वाला जो है वो पेडिकुलेटेड इंट्रा कैविटरी है, यानी कि कैविटी के अंदर है और पेडिकुलेटेड है। ओके, 0 वाला। अगर हम पहले वाले की बात करें तो जो फर्स्ट वाला है ये वाला, देखिए ये जो इंट्राम्यूरल स्पेस का मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो है लेस देन 50% एरिया जो है वो इंट्राम्यूरल स्पेस के अंदर है फर्स्ट वाले का। तो जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, लेस देन 50% किसमें, इसका इंट्राम्यूरल में, इंट्राम्यूरल, क्योंकि ये जो स्पेस है ये वाला, इसको हमने कहा है इंट्राम्यूरल। ओके। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला कहाँ पर है, सेकंड वाला ये रहा है। तो सेकंड वाला क्या है, ग्रेटर देन 50% जो है वो इंट्राम्यूरल के अंदर है। ओके। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 50% जो है वो क्या है, इंट्राम्यूरल के अंदर है, इंट्राम्यूरल। अगर हम बात करें तीसरे की, ओके, तो थर्ड वन कहाँ है, ये रहा है। तो जो थर्ड वन है वो क्या है, उसने एंडोमेट्रियम को जो है वो कॉन्टेक्ट में, ओके, तो ये 100% जो है वो क्या है, जो थर्ड वन है वो क्या है, 100% जो है वो इंट्राम्यूरल है, क्योंकि ये प्रॉपरली वे के अंदर जो है वो अंदर है। उसके बाद में अगर हम बात करें फोर्थ वन की, तो फोर्थ वन जो है वो ये देखो, ये भी जो है प्रॉपरली 100% क्या है, ये भी इंट्राम्यूरल है। तो 100% इंट्राम्यूरल। अगर हम बात करें पांचवे की, तो जो फिफ्थ वन है वो उसको हम कहेंगे सब सीरोसल, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 50% जो है वो 50% से ज्यादा किसके अंदर है, वो जो है बाहर वाली कैविटी के अंदर है। ओके। तो इसलिए हम जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आउटसाइड की तरफ होगा उसको हम सब सीरोसल कहेंगे और जो इनसाइड की तरफ होगा उसको हम सब म्यूकोसल कहेंगे। तो ये क्या है, सब सीरोसल है फिफ्थ वन वाला। अगर हम सिक्स की बात करें, ये वाला, तो सिक्स जो है वो भी क्या है, वो भी सब सीरोसल है। और सिक्स के अंदर क्या है, सिक्स के अंदर जो है 50% से कम पोर्शन जो है वो इंट्राम्यूरल है। तो हम कह सकते हैं सिक्स जो है वो क्या है, सब सीरोसल है, सब सीरोसल। और इसके अंदर क्या है, लेस देन 50% एरिया जो है वो आता है किसमें, इंट्राम्यूरल के अंदर, इंट्राम्यूरल। ओके। क्योंकि देखो ना, इंट्राम्यूरल एरिया ये वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी बताया, तो ये सारा एरिया जो है वो इंट्राम्यूरल का होगा। तो लेस देन 60% 50% जो है वो इंट्राम्यूरल में आ रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसका ज्यादातर पोर्शन जो है वो आउटसाइड है, तो सब सीरोसल हो गया। ओके। अगर हम बात करें सेवंथ की, तो सेवंथ जो है वो पेडिकुलेटेड है और सब सीरोसल है। तो सेवंथ क्या है, सब सीरोसल, पेडिकुलेटेड। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से और पोजीशन ऑफ फाइब्रॉइड के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये सब सीरोसल है, ये सब म्यूकोसल है। सब सीरोसल है तो कितना % इंट्राम्यूरल के अंदर है, ज्यादा है, कम है, तो उस हिसाब से हम जो है इसको क्लासीफाई हम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। सो ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड। इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड। ओके। नाउ हम बात करते हैं कि इसको हम डायग्नोस करने का क्या फीचर हम रख सकते हैं, कौन सा बेस्ट हो सकता है डायग्नोस करने का। ओके। सो यहाँ पर तो क्लासिफिकेशन की बात हमने कर ली है। करने के बाद में अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। सो जो डायग्नोसिस पर्सपेक्टिव हो सकता है वो क्या हो सकता है, जनरली डायग्नोसिस के लिए हम जो है यूएसजी करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज करके मैपिंग कर सकते हैं। हम एक तरह से हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो यूज फॉर मैपिंग। जनरली इसमें जो करवाते हैं वो ट्रांसवेजाइनल करवाते हैं, ट्रांसवेजाइनल यूएसजी या फिर ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी। ओके। उसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, यूएसजी करवा दिया है, उसके अलावा हम एमआरआई करवा सकते हैं। और जो एमआरआई है वो बेस्ट वे है डायग्नोस करने का। ओके। सो एमआरआई जो है वो बेस्ट वे है डायग्नोस करने का। ओके। सो नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट इसके हो सकते हैं। ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ट्रीटमेंट। तो जनरली जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस कंडीशन के अंदर जो है उसको ट्रीटमेंट देंगे और किस कंडीशन के अंदर हम जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमें ये बात को जो है वो जिसे कहते हैं ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर फाइब्रॉइड का साइज जो है वो स्मॉल है और जो उसका साइज है वो 5 सेंटीमीटर से कम है और उसमें जो है विदाउट पेन है, पेन भी नहीं है उसके अंदर, उसके अलावा ब्लीडिंग भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें जो है कोई भी जो है ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर नहीं होता है। ये साइज भी कम है, पेन भी नहीं है और ब्लीडिंग भी नहीं है।
दूसरी कंडीशन ये है कि साइज जो है उसका स्मॉल है, यानी कि लेस देन 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो है वो पेन है, विद पेन और ब्लीडिंग भी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिसमें पेन है और ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट है, तो हमें उसमें जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके अंदर। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर साइज लार्ज है उसका लेकिन 10 सेंटीमीटर से कम है, ओके, तो इसमें भी जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फोर्थ कंडीशन ये है कि साइज लार्ज है और ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर है, लेकिन पेन नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं विद नो पेन, ब्लीडिंग, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ओके, अब इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या क्या उसका मेडिकल मैनेजमेंट रहता है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो मेडिकल मैनेजमेंट, जनरली मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारे को जो है मेनली बात करनी पड़ेगी इसमें पेन के रिगार्डिंग, इसमें ब्लीडिंग के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करें ब्लीडिंग और पेन दोनों की, कि हमें जो है ब्लीडिंग भी कम करनी है, हमें जो है पेन भी कम करना है। अब ये ब्लीडिंग जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, सर्जिकल वाली ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर हमें ब्लीडिंग और पेन दोनों को कम करना है, ब्लीडिंग को भी कम करना है और पेन को भी जो है वो हमें कम करना है, तो जनरली हम क्या करेंगे, कुछ मेडिसिन देंगे इसके अंदर। ओके, और कुछ मेडिसिन देने के जो है साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम जो है उसको मेडिसिन के थ्रू जो है रोकने की कोशिश करें। ओके, सो अगर जनरली पेन वेन हो रहा है तो उसके अंदर हम NSAID दे सकते हैं, NSAID। ओके, सो ये मेनली जो है पेन प्लस ब्लीडिंग दोनों को रोकने में थोड़ी हेल्प करेगा, इससे जो है रुक जाएगी। ओके, उसके अलावा हम कुछ GnRH एनालॉग दे सकते हैं। ओके, इस एनालॉग को हम डिपो फॉर्म के अंदर देंगे और इससे क्या होगा, इससे जो है डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, डाउन रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम GnRH एंटागोनिस्ट दें तो उसकी वजह से क्या होगा, मेनली इसके अंदर जो एग्जांपल होता है वो आता है सेट्रोटाइड, सॉरी। तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्ट पिट्यूटरी के फंक्शन जो है या पिट्यूटरी के जो एक्शन है वो इनहिबिट हो जाएंगे, डायरेक्ट पिट्यूटरी एक्शन इनहिबिट हो जाएंगे, तो इससे जो है रिलीफ मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें मिफेप्रिस्टोन जो मेडिसिन है, जो कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग भी है, तो उससे क्या होगा, उससे जो फाइब्रॉइड है उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज साइज ऑफ फाइब्रॉइड, तो उससे थोड़ा सा जो है रिलीफ मिलेगा। ओके, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की ये फीचर पाई गई है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से भी जो है वो फाइब्रॉइड के चांसेस रहते हैं। ओके, सो ये जो है कुछ NSAID GnRH एनालॉग वगैरह जो है ये दे दिया हमने। इसके अलावा हम और किस तरह से जो है ब्लीडिंग को जो है हम स्टॉप कर सकते हैं, तो अगर हम यूट्राइन आर्टरी का एम्बोलाइजेशन करवा दें, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, तो जनरली ये किस तरह से होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूट्राइन आर्टरी होती है, अगर हम इसको इसके अंदर जनरली PVC को इंट्रोड्यूस करवा दें, मतलब कैथेटर की हेल्प से जो है हम इसके अंदर PVC को, जनरली PVC क्या पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल होते हैं, जो कि मतलब हम इसमें जो है इंट्रोड्यूस करवा के इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, तो उसकी ब्लॉक करने की वजह से भी जो है क्या हो सकता है कि वो आर्टरी का एम्बोलाइजेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। मेनली 80% तक की जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप्स by introducing PVC। सो PVC क्या है, पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल जो है, इसको हम बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में जो है ये मतलब जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। उसके अलावा जो है और क्या कर सकते हैं हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो हाई फ्रिक्वेंसी USG का हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी USG को जो है हम टारगेट करके जो है हम फाइब्रॉइड के ऊपर हम डाल सकते हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो है वो साइज जो है उसका इंक्रीज भी नहीं होगा और ब्लीडिंग का जो एरिया है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके अंदर मेनली क्या है, इसके अंदर मेनली हाई फ्रिक्वेंसी USG। ओके, और दूसरा क्या है, वो है MR गाइडेड USG। ओके, तो ये हो जाएगा। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं जो है वो फाइब्रॉइड है,
तो हमने जो है बाहर से जो है साउंड वेव की हेल्प से जो फोकस बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये जो डर्मल लेयर है उसको ऐसा कोई इन्फेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये काम करेगा वहाँ पे जहाँ पे इसका फोकस बना हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद में जो है ये इसको जला देगा पर्टिकुलर एरिया को, तो उससे भी जो है ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी और साइज़ भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जनरली हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कितनी जो है वो सर्जरी की ज़रूरत है। ओके, सो अगर यंगर वुमेन है, यानी कि अगर फाइब्रॉइड जो है वो यंग वुमेन के अंदर है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें हम मायोमेक्टमी करेंगे। उसके अंदर हमें हिस्टेरेक्टोमी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्दर उनको जो है कंसीव करने की नीड हो सकती है लेटर पार्ट इन लाइफ में। सो वो जो है अगर हम ऑपरेट करके पूरी हिस्टेरेक्टोमी करके पूरी हिस्टेराई निकाल लेंगे तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ओके, बट अगर फाइब्रॉइड जो है वो किसी ऐसे पेशेंट के अंदर है जो यंग नहीं है, यानी कि ओल्डर है, या वो ऐसी एज से जो है गुजर गया कि जो उसके बाद में जो है मतलब वो मेनोपॉज की कंडीशन में या मतलब 40+ में आ चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो है हिस्टेरेक्टोमी जो है वो करते हैं। ओके, नाउ अब इसके अंदर क्या क्या मतलब लिक्विसाइड क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरी होनी चाहिए। तो मेनली इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो ग्रेटर देन 10 ग्राम तक होना चाहिए। उसके अलावा 2 यूनिट जो है वो ब्लड का अरेंजमेंट होना चाहिए। ओके, उसके अलावा जो है हमें कोशिश ये करना चाहिए कि मिनिमम इंसिजन दिया जाए। मिनिमम इंसिजन को जो है हमें प्रीफर करना चाहिए। इंसिजन फॉर एग्जाम्पल अगर जो है यहाँ पर कोई फाइब्रॉइड है और यहाँ पर जो है कोई फाइब्रॉइड है, तो हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसी फाइब्रॉइड से जो है मतलब हम इसी इंसिजन से जो है कोशिश करें कि यहाँ तक के पहुँचे। ऐसे नहीं कि हमने ये इंसिजन दिया उसके बाद में फिर हमने ऊपर वाले के लिए ऊपर वाले से इंसिजन दिया। तो हमें मिनिमम इंसिजन का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। जब हम सर्जरी कर रहे हो तो उस टाइम पे जो है फैलोपियन ट्यूब को ज़्यादा टच वच नहीं करना चाहिए, उसको जो है मतलब ज़्यादा चढ़ानी उस पर नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके अलावा ब्लड को रोकने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टॉर्निक्वेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसोप्रेसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जनरली अगर हम बात करें टॉर्निक्वेट की, तो उसके अंदर क्या करेंगे कि एक क्लैप टाइप का जो है वो, यानी कि हम बात कर रहे हैं टेक्निक टू रिड्यूस ब्लड लॉस। तो इसमें जनरली क्या क्या है, इसमें जनरली जो है यहाँ से और यहाँ से जो है एक क्लैम्प टाइप का आता है, उससे जो हमने क्लैम्प कर दिया है ताकि जो है ब्लड कम इस पार्ट के अंदर आए और उससे जो है वो ब्लड लॉस जो है कम हो जाए। ओके, उसके अलावा हम वैसोप्रेसिन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड का जो है कम लॉस रहेगा और हम अगर सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें आसानी रहेगी। ओके, उसके अलावा हमें जो है अवॉइड करना चाहिए पोस्टीरियर वॉल का, पोस्टीरियर वॉल इंसिजन। पोस्टीरियर वॉल के इंसिजन को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर पोस्टीरियर वॉल के अंदर इंसिजन आया और इंसिजन हमने दिया, इंसिजन देने के बाद में जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फाइब्रॉइड था, हमने फाइब्रॉइड को निकाल लिया और उसको जो है इंसिजन दे दिया, उसके बाद में ये जो है स्कार बन जाएगा। और इधर फॉर एग्जांपल अगर सैक्रल रीजन है तो क्या होगा कि स्कार, इसके साथ में कोई ना कोई जो है स्कार विस्कार होने के बाद हीलिंग वीलिंग फाइब्रोसिस के बाद में कोई ना कोई इसका बीच में जो है कोई इससे कनेक्शन हो जाए, ब्लैडर से कोई कनेक्शन बन जाए, तो वो फर्दर फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमें जो है पोस्टीरियर इंसिजन को जो है वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब को जो है हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब उसको हम कोशिश करें कि ज़्यादा हम उसमें जो है वो ना करें, तो डिक्रीज हैंडलिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्जिकल प्रोसेस एंड मैनेजमेंट। ओके, साइड इफेक्ट के अंदर मेनली इसका यही रहता है कि अगर पोस्टीरियर रीजन में कर दिया तो उसके अलग अपने इफेक्ट आ जाते हैं, मतलब वो फिर फाइब्रॉइड से तो उससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो है फिर और ब्लैडर का या फिर कोई और सा जो है वो सिम्टम डेवलप हो जाता है, सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। ओके, थैंक यू।